हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल ये वाली जो सीरीज बन रही है सेमेस्टर 5 के लिए है, बीकॉम प्रोग्राम के बच्चों के लिए, जिनकी बुक कौन सी है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, एक चैप्टर पहले बन चुका है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप आराम से जाके देख सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो शुरू करते हैं। आज का आता है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 का नाम है भाई एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस चैप्टर में के बारे में देखो, एंटरप्रेन्योरशिप बता चुका हूं पहले से क्या होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, इंट्राप्रेन्योरशिप ये सब पहले कर चुके हैं। ठीक है, इस बार बात करेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो किस तरीके से हेल्प करते हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, हाँ जी। इसके अंदर क्या होता है हम पढ़ेंगे कि पुरानी वाली जो इकोनॉमी थी वो कैसे डेवलप हुई थी, यानी कि पहले के जमाने में हमारी इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, और बिजनेसमैनों ने उसको किस तरीके से हेल्प करी ताकि वो क्या उसके डेवलप हो चुके, यानी कि एक आजादी से पहले वाली, फिर एक हम जब गुलाम हुए थे उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही थी, और आजादी के बाद कैसी, मतलब आजादी के बाद जब हमें आजादी मिली उसके बाद कैसी हमारी इकोनॉमी हो गई। तो ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। शुक्र है। हाँ जी। तो सबसे पहले बात आती है भैया रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टाइम पे जब हम इकोनॉमिक का डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, यानी कि देश के विकास की बात करते हैं, तो उस टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो होता है एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका रोल क्या होता है। आसान है, जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो उस टाइम पे एंटरप्रेन्योर का जो रोल होता है वो क्या होता है, यानी कि जो बिजनेसमैन होता है वो क्या रोल निभाता है वो बात करते हैं। हाँ जी। सबसे पहली चीज, प्रोमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो किसी भी बिजनेस को चालू करने की हिम्मत रखते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या लगाते हैं, कैपिटल। यानी कि वो क्या करते हैं, कैपिटल फॉर्म करते हैं बिजनेस की या फिर देश की कैपिटल फॉर्म करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन, एंटरप्रेन्योर। कौन हेल्प करता है भाई, एंटरप्रेन्योर। आसान है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बहुत सारे बिजनेस क्रिएट करते हैं, बहुत सारे बिजनेस क्रिएट करने की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से लोगों के पास पैसा आता है, और पैसा आता है तो देश की जीडीपी बढ़ती है। आसान। हाँ जी। तो एंटरप्रेन्योर हेल्प करता है क्या करने में, कैपिटल फॉर्मेशन करने में। आगे चलते हैं। दूसरी चीज, एंटरप्रेन्योर क्या हेल्प करता है, एंटरप्रेन्योर हेल्प करता है लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पहचान प्रोवाइड करने में। लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटी किसके लिए, जॉब्स के लिए। ठीक है सर, हाँ जी। लार्ज स्केल में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसकी, जॉब्स की। तो भाई मतलब कि मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे टाटा कंपनी है, इसमें भाई बहुत हजारों बंदे काम कर रहे हैं, और हजारों बंदे काम कर रहे हैं मतलब ये मान लो उनकी फैमिलीज भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि ये जो टाटा कंपनी है, एक टाटा कंपनी यानी कि एक एंटरप्रेन्योर जो टाटा सर ने चालू करी थी, हाँ जी, एक बिजनेसमैन ने चालू करा था एंटरप्रेन्योर, हाँ जी। तो वो जो टाटा कंपनी है हजारों बंदों को जॉब दे रही है, और उस हजारों बंदों की वजह से उनकी हजारों फैमिली, मतलब लाखों करोड़ों की फैमिली जो होती है वो काम कर रही है। आसान है, जिसकी वजह से हम भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। आसान। हाँ जी। हम लोगों को भी क्या बोल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है इस तरीके से। सिंपल बात है ना। हाँ जी। तो अगर मान लो एक टाटा कंपनी बंद हो जाए ना भाई, सोचिए अगर टाटा कंपनी बंद हो गई, भाई हो नहीं सकता वैसे तो, लेकिन अगर टाटा कंपनी, अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि टाटा कंपनी अगर बंद हो जाती है, तो वहां पे काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज है सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। यानी कि मान लो 50, 60, 70, 80 जो भी एम्प्लॉयज वहां पे काम करते हैं सारे सारे क्या हो जाएंगे, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, और एकदम से घूमेंगे भाई क्योंकि उनको जॉब चाहिए। और उनकी वजह से, क्योंकि उनकी फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, तो उनकी फैमिली के पास खाने वाने की भी दिक्कतें हो जाएंगी, है ना भाई। तो इसलिए नौकरी चली जाएगी उन सबकी। तो इस वजह से हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है एंटरप्रेन्योर की, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डेवलप करें, जिससे क्या हो भाई, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड हो। ठीक है जी। हाँ जी, आगे चलते हैं। प्रोमोट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करवाता है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब एंटरप्रेन्योर को खाली जीडीपी बढ़ाने से मतलब होता है, पैसे कमाने से मतलब होता है, प्रॉफिट मोटिव से मतलब होता है। तो इस वजह से बिजनेस को ग्रो करने से मतलब होता है। तो इस वजह से एंटरप्रेन्योर ये नहीं देखता कि कौन सा हिंदू है या फिर कौन सा मुसलमान है या फिर कौन सा क्या बोलते हैं वो है छोटे लेवल का, या फिर कौन सा हाई लेवल का है, कौन सा पंडित है, कौन सा ब्राह्मण है, किसको क्या काम करना है, वो ये सब काम नहीं देखते। सिंपल बात है भाई। हाँ जी। वो क्या देखते हैं भाई, बस इंसान है और इंसानों की तरह आपको काम करना है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की बिजनेस के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो वहां पे हर किसी को मिलकर काम करना होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे नीची जात का हो, चाहे ऊंची जात का हो, सबको मिलकर काम करना पड़ता है। जो वो इंसान कर रहा है ऊंची जात का, वही काम करेगा नीची जात का। जो इंसान नीची जात का काम कर रहा है, वही काम करेगा कौन, ऊंची जात का। आसान है। मतलब बिजनेसमैन किसी के अंदर भेदभाव नहीं करते। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होती है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की। हर किसी के लिए बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा भाई, आराम से हर कोई डेवलप कर सकता है। यहाँ पे आगे चलते हैं। वेल्थ क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन। आसान है, यानी कि बिजनेसमैन यानी कि अपॉर्चुनिटी लाते हैं किसके लिए, बैलेंस रीजनल, मतलब बैलेंस क्रिएशन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, बैलेंस, हाँ जी, वेल्थ क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी लाते हैं वेल्थ क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आसान है भाई। हाँ जी।
मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे बिजनेसमैन जो भी होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं अपनी वेल्थ क्रिएट करने में और देश की वेल्थ क्रिएट करने में। फॉर एग्जांपल के तौर पे सर टाटा सर ने एक कंपनी खड़ी करी थी, रिलायंस ने एक कंपनी खरीदी कर दी, हाँ जी, अंडानी सर ने कंपनी खरीदी कर दी, तो इस वजह से देश के सेकंड नंबर के हाईएस्ट बन चुके हैं भाई अर्निंग करने वाले। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप की तो वेल्थ ग्रोथ कर रही है या फिर अपने आप की वेल्थ तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ देश की भी वेल्थ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, देश की संपत्ति भी क्या हो रही है, बढ़ती है। आसान भाई, हाँ जी। तो ये लोग क्या करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों की इनकम के तौर पर बांटते हैं उन्हें। आगे चलते हैं, इससे क्या होता है, देश की जीडीपी बढ़ती है और पैट कैपिटल इनकम बढ़ती है। भाई देश की जीडीपी आपको पता है, जब देखो कोई बिजनेसमैन बन रहा है, अपॉर्चुनिटी कमा रहा है, खुद पैसे कमा रहा है, लोगों को जॉब दे रहा है, उनकी भी सैलरी बढ़ रही है, उनकी भी इनकम बढ़ रही है, आसान है ना। हाँ जी, तो जब लोगों की इनकम बढ़ रही है धीरे धीरे, जो लोग पैसा ज्यादा कमा रहे हैं और जो इनकम बढ़ रही है, तो फिर आपको पता है जीडीपी मतलब होता है एक देश की बाउंड्री के अंदर कमाया गया पैसा। एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी पैसा कमाया जाता है एक साल के अंदर, उसे क्या बोलते हैं भाई, जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है, एक साल में एक देश की बाउंड्री के अंदर कमाया गया पैसा। सिंपल बात है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक साल में एक देश में जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई जाती है, जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई जाती है उसे क्या बोलते हैं भाई, जीडीपी। तो जो वो होता है ना एंटरप्रेन्योर, वो देखता है भाई लोगों की जो इनकम है ना वो बढ़ रही है हर बार, लोगों की इनकम को बढ़ाने में हेल्प करता है ना। हाँ जी, तो जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो फिर वही इनकम तो होती है जीडीपी में जब कैलकुलेट की जाती है, तो जब इनकम बढ़ेगी लोगों तो देश की जीडीपी भी क्या होगी, बढ़ेगी आराम से। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, और उसके साथ साथ क्या बढ़ता है, पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम क्या होती है भाई, पर कैपिटल इनकम क्या होती है, समझिए ध्यान से। इसका एक फॉर्मूला है, जीडीपी अपॉन में पॉपुलेशन, जीडीपी अपॉन में पॉपुलेशन, ये होता है भाई पर कैपिटल इनकम का फॉर्मूला। मतलब क्या होता है, हर एक इंसान एवरेज कितनी इनकम कमा रहा है। अब जब मैंने बताया ना लोगों को जॉब मिल रही है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, तो कौन नहीं चाहता ज्यादा पैसा कमाना। तो इस वजह से लोग ज्यादा पैसा कमाने की लालसा में ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिससे लोगों की इनकम भी ज्यादा होती है, और जब लोगों की इनकम ज्यादा होगी तो पर कैपिटल इनकम भी ज्यादा होगी, क्योंकि देश की जीडीपी बढ़ी है, देश की जीडीपी बढ़ी, पॉपुलेशन कर दोगे तो पर कैपिटल इनकम बढ़ जाती है। आसान था भाई। हाँ जी, आगे चालू करते हैं। इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंप्रूव क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, लोग ज्यादा सैलरी कमा रहे हैं, तो इससे क्या बढ़ेगी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। जैसे मान लो मैं भी कभी गरीब हूँ, ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा, तो इस वजह से ना मैं बेड अफोर्ड कर पाऊंगा, ना मैं टीवी अफोर्ड कर पाऊंगा, ना मैं कुछ अफोर्ड कर पाऊंगा, ना घर अफोर्ड कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं ज्यादा इनकम कमा रहा हूँ, जब मेरी सैलरी ज्यादा होगी, तो उस टाइम पे मैं बेड भी अफोर्ड करूंगा, घर भी अफोर्ड करूंगा, टीवी भी अफोर्ड करूंगा, हर चीज ऐशो आराम ले सकता हूँ। यानी कि इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो लोगों के पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चीजें नहीं होती ना अफोर्ड करने की, वो चीजें क्या हो जाती है, उनको मिलने लग जाती है जब आपकी इनकम ज्यादा होगी। किसकी वजह से, एंटरप्रेन्योर की वजह से। हाँ जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। आगे चलते हैं। फैसिलिटेट ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो ओवरऑल डेवलपमेंट करवाता है। आसान है। हाँ जी, एंटरप्रेन्योर ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करवाता है वो समझिए, बहुत आसान टॉपिक है, समझा ही देता हूँ छोटा सा बस, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करवाता है, मान लेते हैं जंगल है और गवर्नमेंट चाहती है इसका विकास करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट गई एक एंटरप्रेन्योर के पास, मान लो टाटा सर के पास चले गए और उनसे बोला आप एक यहाँ पे फैक्ट्री खोल दो, एक बिजनेस खोल दो, ठीक है सर। हाँ जी, जिससे क्या होगा, इस एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो पता है कैसे डेवलपमेंट होता है, मान लो टाटा सर ने यहाँ पे फैक्ट्री खोल दी, अब फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर चाहिए होंगे, वर्कर मान लो दूर शहर से आ रहे हैं, तो टाटा सर ने एक रोड बनवा दी यहाँ पे, बस इतना ही करना है टाटा सर को, बाकी अपने आप होगा। एक फैक्ट्री खोल दी और वर्कर के आने के लिए रोड बनवा दिया। अब फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए सैलरी लेने के लिए लोग आएंगे, दूर दूर से आएंगे लोग, है ना भाई। तो इस वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होगी, तो लोग क्या करते हैं वहीं पे सोचते हैं क्यों ना आसपास ही रहने लग जाएं। तो वहां पे जो आसपास जंगल होगा, पेड़ पौधे, उनको हटा के वो लोग क्या करेंगे, वहां पे घर बनाना चालू कर देंगे। देख लो एरिया डेवलप हो रहा है, लोग आके रहने लग गए, तो यहाँ पे क्या होंगे, लोग घर बना के रहने लग जाएंगे। अब जब घर बना के रहने लग जाएंगे तो फिर जगह मिलेगी नहीं, तो फिर कुछ ऐसी जगह पे घर बनाएंगे जहाँ पे पेड़ और काटेंगे और क्या बोलते हैं अलग से घर बनाएंगे। तो टाटा सर ने देखा भाई ये सब हो रहा है, तो इस वजह से एक पार्क बना दो ताकि वहां पे पेड़ पौधे अलग से बचे रहे एनवायरनमेंट के लिए, है ना, वो सब बना दिया जाएगा ताकि वहां पे रहे। अब देखो जब लोग रहने लग गए तो उनके फैमिली भी वहीं पे रहेंगे, और जब फैमिली रहेंगे तो फिर उनके लिए स्कूल कॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट इनमें से भी बिजनेस कमाना चाहते होंगे, बिजनेस करना चाहते होंगे, तो वो यहाँ पे स्कूल और कॉलेज खोलेंगे, और स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो बच्चों में क्या होगी, लड़ाई भी होगी, और जब लड़ाई होगी तो भाई चोट चाट भी लगेगी। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल की जरूरत है, और जब हॉस्पिटल की जरूरत है तो वहां पे पुलिस की भी जरूरत है, तो पुलिस और हॉस्पिटल दोनों आ जाएंगे। आसान है भाई। हाँ जी, पुलिस और हॉस्पिटल आ गए तो फिर भाई जेल तो रह गया, तो जेल बना दो, ये रहा जेल भाई। आसान है भाई। हाँ जी, इसके अलावा और क्या चाहिए होता है बिजनेस में, मतलब कि पेड़ पौधे पार्क वार्क सब बन चुका है,
हाँ जी, और भी चीजें जो एम्यूजमेंट पार्क हुआ कि ये सब हो गया, वो सब भी बनना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। आसान भाई, यानी जब लोग आ जाते हैं तो डिमांड करने लग जाते हैं, तो डिमांड करते हैं तो वो चीजें अपने आप बननी क्या हो जाती हैं, चालू हो जाती है। तो इस वजह से एक फैक्ट्री की वजह से, एक इंडस्ट्री की वजह से वो क्या होता है, पूरा पूरा एरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से कहते हैं भाई जो मतलब जो इंटरप्रेन्योर होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट करवाता है पूरे देश की। हाँ जी, हर तरीके से देश का क्या होता है, डेवलपमेंट करवाता है। अब फिलहाल आगे चलती है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्या रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ये इंटरप्रेन्योरशिप का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी कि पुराने देश में, हमारे देश में क्या इंटरप्रेन्योर थे या फिर बिजनेसमैन हुआ करते थे, या फिर उनका माइंडसेट चलता था ऐसा कि वो बिजनेस कर पाएंगे, देश को ग्रो कर पाएंगे। है जी, तो आपको कुछ देखना है बस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल जी, हमारा इंडिया बहुत टाइम से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, समझिए ध्यान से। जब हम ये टाइम है भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपको पता है 1947 में हमें आजादी मिली, 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली। लेकिन पता है इससे 400 साल पहले तक हम गुलाम थे। कितने साल तक, 400 साल पहले तक। 200 सालों तक तो ब्रिटिश ने गुलाम रखा था, अंग्रेजों ने। हाँ जी, और 200 साल मान लो क्या बोलते हैं, मुगलों ने और बाकी जो लोग थे उन्होंने गुलाम बना के रखा था। मतलब ऑन एवरेज हम लगभग 400 साल तक गुलाम थे। तो वो गुलामी वाले एरिया की पीरियड की बात नहीं कर रहा मैं, कॉलोनियल वाले पीरियड की बात नहीं कर रहा मैं, कॉलोनियल वाले पीरियड से पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमारा देश गुलाम नहीं था, जब क्या बोलते हैं पूरा देश आजाद हुआ करता था, राजा महाराजा अपनी अपनी जगह हुआ करते थे। तो उस पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, गुलामी वाले टाइम की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, जब हम पुराने देश में, गुलामी से पहले वाला टाइम, ठीक है, गुलामी से पहले वाला टाइम। तो उस टाइम पे कैसा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंटरप्रेन्योरशिप इन प्री ब्रिटिश इंडिया कैसा था, यानी प्री ब्रिटिश इंडिया से पहले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 85% डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, हमारा देश 85% किस पे डिपेंड था, एग्रीकल्चर पे। यानी हमारे देश में पता है एग्रीकल्चर हब था भाई, पूरा देश जो था ना वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करता था। ऐसा कोई और देश नहीं था जहाँ पे क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर इतने बड़े लेवल पे होता था, समझ में। हाँ जी, बाकी लोगों की मतलब कि वातावरण उनका इतना अच्छा नहीं है कि भाई जितना इंडिया का अच्छा है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था। 85% लोग लगभग क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे 85% लोग। आगे चलते भाई, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट। भाई हैंडीक्राफ्ट की तो क्या ही कहने, हैंडीक्राफ्ट मतलब होता है हस्तशिल्प। आपको पता है हमारे देश की हाथ से बनाने वाली कला है, हाथ से बनाने वाली कला है, मतलब ये जो कुर्सी आप देखते हो, या फिर जो कैमरे, या फिर फोन, पंखे, टीवी, एसी, ये सब चीजें देखते हो, आजकल ये मुझसे बनती है मशीनों से। लेकिन पुराने जमाने में ये सब चीजें किससे बनती थी, हाथों से बनती थी। जब राजा महाराजा के सिंहासन बनाने होते थे, या फिर घर बनाने होते थे, ताजमहल बनाना होता था, तो ये सब चीजें किससे बनती थी, हाथ से। और हाथों से बनाने में इतनी बारीकी से बनाई जाती थी, इतनी निखार आती थी भाई, गहने वहने बनाने में इतने बारीक होते थे, इतने सुंदर लगते थे, क्या ही कहने उनके, आसान है। तो हैंडीक्राफ्ट चीजों में हमारे देश ना टॉप पे चलता था, ठीक है। यहाँ पे स्पाइसेस मिलते थे, अगला टॉपिक आ रहा है भाई, वैल्यू ऑफ, मतलब क्या नाम है, स्पाइसेस बनते थे, जूट बनते थे। जूट सुना होगा आपने, जैसे चावल और गेहूं के कट्टे आते हैं तो वो होती नहीं भाई, थोड़ी रस्सी होती है, नारियल की रस्सी होती है, सुने, नारियल की जैसी खुली रस्सी होती है, वैसे ही एक जूट की रस्सी होती है, इसमें उसमें कट्टे आते हैं, मतलब कि चावल और गेहूं के कट्टे बंद हो गए आते हैं इसमें। आजकल तो प्लास्टिक के बैग आ गए ना, उसके अलावा पहले आते थे भाई जूट के। हाँ जी, उसके बाद कॉटन और टेक्सटाइल। हमारा देश कॉटन में भी, यानी ऊन में बनाने में, और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खोलने में सबसे ज्यादा सेटअप था, है ना भाई। हाँ जी, तो ये सब चीजें थी, मतलब लोग ना हाथ से बनाने वाली चीजों पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। मतलब इतना मखमल, इतना मुलायम कपड़े बनते थे, समझिए। अभी ये जो कपड़े होते हैं ना भाई, ये चुभने लग जाते हैं, पहनते ना कपड़े क्या होते हैं, चुभने लग जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे इतने प्यारे कपड़े होते थे भाई। ये मान लो एक अंगूठी ना, अंगूठी में से पूरी साड़ी पार कर दोगे और पता ही नहीं चलेगा, अंगूठी में फंसेगी नहीं वो साड़ी, मतलब साड़ी पकड़ी और अंगूठी से भी पार कर दी, इतनी मुलायम साड़ी कि अंगूठी में से पार हो गई, समझ में आया। हाँ जी, इस टाइम पे तो मैं छत पे अपना कपड़ा टांग दूं ये स्वेटर टांग दूं तो भाई ये इतना अकड़ जाएगा, जैसे कच्छे नहीं होते, कच्छे टांग दो स्वेटर पे और उसके बाद अकड़ जाते हैं, वो उतारा उसको, वो अकड़ा पड़ा, वो कपड़ा मुलायम ही नहीं होता बिल्कुल, है ना। हाँ जी, तो उस टाइम पे भाई हैंडीक्राफ्ट चीजें तो थी ना, हाथ से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा डिमांड में थी, बहुत ज्यादा चलती थी। आगे चलते हैं, स्पाइसेस और कॉटन में, इन सब में हमारा देश टॉप पे था। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ लेबर। हम लेबर की ना वैल्यू करते थे, हम इज्जत देते थे। जैसे मान लो कोई मोची है जो जूते बनाता है, हम उसको भी इज्जत देते थे भाई, कि भाई आप क्या बोलते हैं जूते बनाने के लिए मोची के पास चले जाओ, वो जूते बना के दे देगा। हाँ जी, रिस्पेक्ट से बात करते थे हर किसी से, मतलब कि ये नहीं था कि भाई कोई नीचे जा रहा है या फिर कोई ऊपर जा रहा है, इस तरीके से हर किसी की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती थी, जो वो काम कर रहा है उसके हिसाब से। शुक्र है। हाँ जी, आगे चलते हैं, लैंड ऑफ गोल्ड। हमारे देश को बोला जाता था सोने का शहर, मतलब या फिर मान लो क्या बोलते हैं सोने की, मतलब सोने की चिड़िया बोला जाता था, यानी कि लैंड ऑफ गोल्ड बोला जाता था। 2 कारणों की वजह से। पहली चीज क्योंकि हमारे देश में गोल्ड बहुत ज्यादा होता था। दूसरी चीज, ये मेन कारण नहीं था, हाँ गोल्ड होना ये मेन कारण नहीं है। गोल्ड, लैंड ऑफ गोल्ड क्यों बोलते थे, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी ना सोने से महंगी है।
सोने से महंगी है। पता है क्यों? हमारे देश की मिट्टी ऐसी है कि यहाँ पे कुछ भी बोओगे ना, कुछ भी बोओगे आपको कुछ ना कुछ उपज मिलेगी। समझे? यहाँ पे आप गेहूं लगा सकते हो, यहाँ पे आप धान लगा सकते हो, यहाँ पे आप गन्ना लगा सकते हो, यहाँ पे मक्का लगा सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जैसे ग्रीनलैंड हो गया, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है। हाँ जी, मतलब कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पे भाई ऐसे ये प्रोडक्शन कर नहीं सकते आप। ये भारत देश ऐसा है जहाँ पे हर तरह का एनवायरनमेंट होता है। इस वजह से आप देश में आओ और कुछ भी बोओगे जमीन के अंदर, आपको पक्की बात है प्रोडक्शन मिलेगा, फसल मिलेगी। इसलिए बोलते थे हमारी जो मिट्टी भी है वो सोने से कम नहीं है। आसान है, मिट्टी भी हमको क्या कर रही है, उपज दे रही है, पैसा कमाने का साधन दे सकती है। तो इसलिए इसे क्या बोलते थे, लैंड ऑफ गोल्ड। आगे चलते हैं पंचायत। भाई हमारा डेवलप इतना मतलब हमारा जो सेक्टर है या फिर जो इंडिया है वो इतना डेवलप था कि उस टाइम पे भी पंचायत बनी हुई थी। अगर कोई राजा जो राजा महाराजा बड़े बड़े कोई सुलझाता था, हाँ जी, लेकिन अगर छोटे छोटे गांव वाले लोग हैं वो किसके पास जाएंगे, पंचायतों के पास। तो अब पंचायतों में जाते थे, अपनी वो न्यायाधीश करते थे, मतलब न्याय करते थे और उसके बाद सॉल्व हो जाता था। मतलब सिंपल बात है ना। हाँ जी, यानी कि डेवलप था उस टाइम पे भी एरिया, तो इंटरप्रेन्योर को कोई दिक्कत नहीं होती थी वहां पे बिजनेस करने में, ट्रेड करने में, व्यापार करने में, आसान, ठीक है। लेकिन जब से ब्रिटिश आया तो उस टाइम पे क्या हुआ, यानी कि जब से हम गुलाम बने तब से क्या हो रहा है, देखो आजादी, ये गुलामी के टाइम पे हमारा जो गुलामी के टाइम में ना सब चीज खत्म हो गया। मतलब कि ये सब चीजें है ना भाई गायब ही हो गई। क्यों गायब हो गई? यानी कि ना हैंडीक्राफ्ट रहा। अब कोई हैंडीक्राफ्ट है नहीं, मशीनों से बनती है सारी चीजें। क्या एग्रीकल्चर मसाले वसाले के लिए फेमस है? अभी उतना नहीं है भाई, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा होते थे भाई, ठीक है। हाँ जी, अभी भी है मगर उतने ज्यादा नहीं है। कॉटन वाटर इंडस्ट्री भाई उतनी बर्बाद हो चुकी है पहले से। एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता नहीं है, सबके सब सर्विस सेक्टर के पीछे भग रहे हैं, जॉब्स के पीछे भग रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण, पहला कारण यानी अंग्रेजों ने क्या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हमारा मतलब ये सब हैंडीक्राफ्ट चीजें खत्म हो गई। पहली चीज, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स यानी कि प्रिंसली स्टेट्स है ना वो गायब हो गए। प्रिंसली स्टेट्स मतलब राज दरबार जो थे ना वो खत्म हो गए। मतलब जो पहले राजा महाराजा सिंहासन विंगासन बनाते थे, मतलब राजा महाराजा जो चीजें खरीदते थे वो सब चीज राजा महाराजा गायब हो गए। मतलब अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं को लड़वाया या फिर अपने साथ सम्मिलित कर लिया और राजा महाराजा क्या हो गए, गायब। क्या वो सिंहासन की डिमांड करेंगे? राजा महाराजा ही थे जो अच्छी चीजों की डिमांड करते थे, जैसे कि कपड़ों की, या फिर जो राज दरबार होते थे, राज दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे, वही चीज लोगों की डिमांड करते थे। यानी हाथ से बनाई हुई चीजों की, मसालों की, अलग देशों की, अलग अलग जगहों की डिमांड करते थे वो लोग। तो इस वजह से अब राजा महाराजा तो रही नहीं, क्या हाथ से बनी हुई चीजें मांगेगा कोई? नहीं, क्योंकि गरीब इंसान गरीब होता तो वो ले नहीं पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इस वजह से राजा महाराजा नहीं है तो वो डिमांड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है या फिर जो हमारा एग्रीकल्चर चीजें थी वो सारी क्या हो गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि राजा महाराजा नहीं रहे। आगे चलते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट। भाई यहाँ पे स्टेट मतलब होता है राज्य, लेकिन ये राज्य नहीं है। स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट। स्टेट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की टैरिफ मतलब होता है टैक्स। टैरिफ मतलब क्या होता है, टैक्स। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव वाली। तो भेदभाव वाली, डिस्क्रिमिनेशन वाली, भेदभाव वाली टैक्स की पॉलिसी थी, वो भी किसकी, गवर्नमेंट की। उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट थी उस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पे लगा दिया टैक्स, और वो भी टैक्स की पॉलिसी कैसी, डिस्क्रिमिनेटरी। जैसे कि अगर हम इंडिया का कोई इंसान विदेशों से लेन देन करता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है, उस पे लगेगा 200% टैक्स, 300% टैक्स। लेकिन वहीं पे अगर कोई ब्रिटिश का इंसान है और वो विदेशों से लेन देन करता है तो उस पे लगेगा 0% टैक्स, उसको कोई टैक्स नहीं भरना। यानी कि ब्रिटिश वालों के लिए कोई टैक्स नहीं और इंडिया वालों को 200-300%। तो जाहिर सी बात है भाई हमें नुकसान होगा, कोई हमारा सामान क्यों खरीदेगा जब ब्रिटिश वाले वही सामान सस्ते में दे रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इस वजह से हमारी जो हाथ से बनी हुई चीजें थी या फिर जो हमारी चीजें थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, ये सब क्या हो गए, ये सब खराब होने लगे। मतलब कि कोई यूज ही नहीं कर रहा था इन्हें, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा था इनकी। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब जब ब्रिटिश वाले आए हैं तो भाई अपनी अपनी मशीनें लेके आए हैं, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, तो मशीनों से वो माल बनाने। हमारा माल बनता था महीने में, मतलब कि महीने में कोई एक कपड़ा बना दिया, क्योंकि हम हाथ से बनाते थे भाई, उसके अंदर निखार आती थी, कारीगरी आती थी। तो हम महीने में एक बार कपड़ा बना रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं, पूरे महीने से हजारों बंदों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन वहीं पे ब्रिटिश वाले आए, एक बार मशीन लेके आए, धड़ाधड़ एक दिन में 1000 कपड़े बना दिए और वो बेचा चालू, सस्ते में भी बन रहे हैं। और क्या हो रहा है भाई, लोग ज्यादा डिमांड भी कर रहे हैं। तो इस वजह से कंपटीशन फ्रॉम मशीन प्रोडक्ट्स की वजह से, मशीन प्रोडक्ट्स के कंपटीशन की वजह से लोगों ने सोचा नई नई चीजें आ रही हैं, इस वजह से हम नई चीजों को डिमांड करेंगे, पुरानी चीजों की डिमांड नहीं करेंगे। तो डिमांड भी चेंज हो गई और कंपटीशन की वजह से हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे की आने की वजह से भाई मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेलवे की आने की वजह से पूरा देश था। अब देखो हमने कोई सामान बनाया, हम एक जगह से दूसरी जगह बेचना चाहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में टाइम लगेगा 1 महीना 2 महीना, क्योंकि हम बैलगाड़ी से जाएंगे। वहीं पे वो लोग क्या करते थे, वो एक दिन में पहुंचा देंगे फटाफट से, रेलवे में बैठे, और अगले दिन क्या पहुंच गया, उनका सामान पहुंच गया। तो जिसका सामान जल्दी पहुंच रहा है वही सामान जल्दी बेच पाएगा। तो इस वजह से रेलवे के आने की वजह से हमारा जो था हैंडीक्राफ्ट या फिर जो ये सब जो चीजें थी वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई।
आसान था भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं फिलहाल। शुरू तो भाई अब ये टॉपिक आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के आज़ाद होने के बाद हमारा अब इंडिया मतलब कि जो इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद अब जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कैसे डेवलप हुआ, यानी कि जो उद्योग करता है यानी जो बिजनेसमैन है वो कैसे डेवलप हुए, क्योंकि उस टाइम तो बेड़ा गर्क हो चुका था, लेकिन अब कैसे धीरे धीरे डेवलप हुए। समझिए, जब उन्होंने हमें आज़ाद करके छोड़ा तब हमारे पास क्या था, हम एग्रीकल्चर पे मेनली इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते थे। हमारी जो मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी वो किसके लिए होती थी, एग्रीकल्चर के लिए। हमारे पास कोई बिजनेस नहीं था, हमारे पास कोई सर्विस सेक्टर नहीं था। हमारे पास एक कंपनी थी उस टाइम पे जब हम आजाद हुए 1907 में खुली थी, जिसका नाम था टिस्को। ठीक है भाई, टिस्को आसान है, टाटा स्टील, हाँ जी टाटा स्टील तो 1907 में खुली थी, 1907 में। ठीक है भाई, तो वो एक कंपनी थी उसकी भारी उद्योग के नाम पे, इंडस्ट्री के नाम पे। उसके अलावा हमारे देश में कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं जब हमारा देश आजाद हुआ, तो ज्यादातर लोगों को क्या करना पड़ रहा था, एग्रीकल्चर करना पड़ रहा था। और एग्रीकल्चर भी ऐसा नहीं कि हम खेती कर रहे हैं और माल विदेशों में बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है बहुत सारा, नहीं। हमारे देश में 90% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, लेकिन भाई किसके लिए हम करते थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। यानी कि बस मान लो इतनी बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है, उसमें थोड़ी सी जमीन पे हम खेती कर लेंगे, क्यों, बेचना तो है ही नहीं, अपने खाने के लिए जमीन पे खेती कर लेते हैं। तो बस अपने खाने के लिए खेती कर रहे हैं, बस वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे बेचने के लिए। समझ में आया? हाँ जी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, क्योंकि समझ में आया ना, हमारे पास सिंचाई के साधन थे ना हमारे पास कुछ था, तो इस वजह से क्यों इतने बड़े उस पे पैमाने पे खेती करनी है, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं जब। ठीक है, हाँ जी, रेट ऑफ ग्रोथ एंड वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई। भाई एक सेकेंड नॉइस, हाँ भाई रेट ऑफ, अबे यार ये वाला बंद हो गया ये। हाँ भाई, तो आगे चलते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ एंड वॉल्यूम पॉपुलेशन इज वेरी हाई। उस टाइम पे ना भाई रेट ऑफ ग्रोथ और पॉपुलेशन दोनों वैली हाई, ये नहीं जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही, ना ना ना, ये पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं भाई। तो उस टाइम पे पॉपुलेशन की ग्रोथ और पॉपुलेशन की वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत क्या होता है, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और तेजी से बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमने पॉलिसी नहीं निकाली ना, जैसे आजकल पॉलिसी क्या चल रही है, हम दो हमारे दो, या फिर आजकल हॉस्पिटल बन चुके हैं भाई। ठीक है, हाँ, तो इस टाइम पे बहुत सारी सुविधा आ चुकी हैं, उस टाइम पे ऐसी सुविधा नहीं थी। सुन में एक सेकेंड और भाई, हाँ जी, आपको टाइम स्लैब पता नहीं होगा शायद, बता दूं थोड़ा सा। टाइम स्लैब क्या होता है, एक था 1921 का पीरियड और एक था 1991 का पीरियड, समझिए। हाँ जी, 1921 से पहले वाले पीरियड को बोलते हैं स्टेज 1, इसके बाद वाले पीरियड को बोलते हैं स्टेज 2, और 1991 के बाद वाले पीरियड को बोलते हैं स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या था, यहाँ पे बर्थ रेट जो थी ना वो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लोग पैदा भी होते थे, और डेथ रेट भी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे लोग मर भी जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे, अंग्रेजों से लड़ाई वड़ाई हुआ करती थी, तो इस वजह से बहुत सारे लोग पैदा भी होते थे, बहुत सारे लोग मरते भी थे। ठीक है, लेकिन 1921 के बाद हमने प्रमोट करना चालू कर दिया भाई हॉस्पिटल्स को, तो इस वजह से बर्थ रेट तो ज्यादा थी, लेकिन डेथ रेट क्या होने लग गई, कम, क्योंकि हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं। क्या खुल चुके हैं, हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स खुलने के बाद बर्थ रेट तो ज्यादा हो गई, मतलब बर्थ रेट तो बढ़ती रही वैसी, लेकिन डेथ रेट क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि लोग मरने कम हो गए। आसान ना, हम अपने लोगों को मारना थोड़ा चाहते थे, तो इस वजह से डेथ रेट क्या हो गई, कम। इसकी वजह से भाई बूम हो गया एक तरीके से, मान लो क्या बोलते हैं, विस्फोट हो गया कि भाई देश में जीडीपी जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो लोगों के पास देश की पॉपुलेशन क्या हो गई थी, बहुत तेजी से बढ़ने के लग गई थी। कब, आजादी के बाद। ठीक है भाई, यहाँ पे देखोगे आप तो जीडीपी क्या बोलते हैं, बर्थ रेट क्या हो रही है ज्यादा, मतलब बर्थ रेट क्या है ज्यादा और डेथ रेट क्या है कम। लेकिन फिर 1991 के बाद हमने क्या किया, बर्थ रेट को भी कम करो और डेथ रेट को भी क्या करो, कम करो। बर्थ रेट क्यों, क्योंकि हम पॉलिसी ले आए, हम दो हमारे तो इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो बर्थ रेट को भी कम करने पे फोकस किया और डेथ रेट पे भी कम करने पे फोकस किया 1991 के बाद। लेकिन इस टाइम तक हमारी जो बर्थ रेट थी वो बहुत ज्यादा थी और डेथ रेट क्या थी, कम, तो इस वजह से पॉपुलेशन क्या थी हमारे देश की, बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर। हमारे पास ना लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर था, क्योंकि भाई विदेशों ने उन्होंने खत्म कर दिया, ब्रिटिश वालों ने, तो दोबारा से अडेप्ट करने में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर टाइम लगता है। तो इस टाइम पे लोग ज्यादातर फोकस करने लग गए थे किस पे, उस पे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी में, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनीज पे, है, ताकि क्या बोलते हैं वो सस्टेन हो पाए या फिर अपनी अर्निंग कर पाए। इस वजह से लोग सैलरी के ऊपर प्रमोट होना चालू हुए। ठीक है भाई, हाँ जी, इसी के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 1980 में क्या हुआ था, फोकस ऑन हमने किया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमने किस पे फोकस किया था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, यानी कि हमने बोला था कि लोगों को रोजगार अपना चालू करना चालू कर दो, यानी हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू करवा दी थी लोगों से। हमने बोला था कि अपना खुद का बिजनेस करना चालू कर दो ताकि क्या उसके इंडिया डेवलप हो सके। तो 1980 के बाद इंडिया डेवलप होना चालू हुआ।
आप कह सकते हो आराम से 1980 के बाद इंडिया डेवलपमेंट चालू होगा, क्योंकि हमने किस पे फोकस किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे या फिर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स पे, लोगों को सिखाया गया, लोगों को पढ़ाया गया स्कूलों में कि भाई बिजनेस करना चालू करो। ठीक है जी, हाँ जी, इस तरीके से आगे चलते हैं। 1991 की भी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, कई बार आती है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको पढ़ेंगे विस्तार से अगली क्लिप के अंदर। ठीक है, हाँ जी, अगला आता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि अपने देश में सामान बनाओ, हमें विदेशी सामान से खरीदना नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूट करो विदेशी चीजों को। जैसे हम क्या बोलते हैं, पहले क्या करते थे, मेकअप का सामान विदेशों से आता था, या फिर कोक या फिर क्या बोलते हैं कोला विदेशों से आती थी। तो हमने क्या सोचा, अपने देश की चीजें पीते हैं ना आराम से, तो हमने विदेशों में ही मतलब विदेशियों में इससे खरीदने की जगह हम कहाँ पे बनाए, देश में बनाए। तो देश का पैसा देश के अंदर रहेगा, विदेशों के पास जाएगा ही नहीं। आसान है, हाँ जी। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चालू किया गया, इनके बारे में पढ़ेंगे भाई आगे चल के, मतलब कि अगली क्लिप के अंदर। ठीक है भाई, हाँ जी। तो ये चैप्टर चल रहा है। हाँ जी, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो भाई इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको, आप कॉन्टेक्ट करना, आपको पूरे चलते मूलिया पूरी बुक की आपको एक बार में ही नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी, नोट्स बनके तैयार हो चुके हैं। तो ध्यान से फटाफट से अगर आपको जरूरत है तो नोट्स की, तो उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके परचेज कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस टॉपिक का मतलब क्या चीज हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, हाँ जी। तो आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे से नोट्स होंगे, खत्म हो जाएगा छोटे से। तो भाई ठीक है, आगे चलते हैं अगली क्लिप पे। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। अगला टॉपिक आता है फटाफट से। ठीक है जी, हाँ जी, बस ये लास्ट टॉपिक है, इस बार आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं भाई। मेक इन इंडिया प्लान बताया था, तो जी मेक इन इंडिया प्लान के 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर है जिसपे मेक इन इंडिया प्लान काम करता है, मतलब कि 4 चीजें इंपॉर्टेंट है मेक इन इंडिया प्लान के लिए। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। पहला पिलर क्या है? पहला पिलर क्या था, जब मेक इन इंडिया प्लान लाया गया ना, जब मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया प्लान लाया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, न्यू प्रोसेस। मोदी जी ने ये सोचा कि ना हम नई प्रोसेस करेंगे, नई मेक इंडिया प्लान, मतलब कि इंडिया को डेवलप करना ही है, तो क्यों ना नए तरीके से किया जाए। नए तरीके से डेवलप करने का मतलब क्या है, कुछ नया किया गया। क्या आपको पता है, इससे पहले 1956 में, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया था, वो लेके आई थी भाई आईपीआर पॉलिसी। आईपीआर पॉलिसी के तहत यानी कि गवर्नमेंट ने सारी कंपनियों के लिए ना लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था कि हर देश में, मतलब देश में कोई भी काम अगर कोई कर रहा है बिजनेसमैन, उसके लेके उसको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। जैसे अगर आप केमिस्ट्री की शॉप खोलना चाहते हो, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। अगर आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। आसान है, यानी सभी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लाइसेंस को नेसेसरी कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद मेक इन इंडिया प्लान के अंदर क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, रेगुलेशन, यानी कि गवर्नमेंट डी रेगुलेशन, मतलब गवर्नमेंट ने कर दिया डी रेगुलेशन, यानी गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी आपकी चीजों को, और डी लाइसेंसिंग, और लाइसेंसिंग को हटा दिया। नई प्रोसेस के अंदर मेक इन इंडिया प्लान के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को गवर्नमेंट चाहती थी मेक इन इंडिया प्लान के अंदर ताकि लोग क्या करें, अपने देश में इन्वेस्ट करें, अपने देश में नई नई कंपनियां खोले। तो इस वजह से लोग कब आएंगे, जब क्या रेगुलेशन लगाओगे पे, नहीं, सिंपल बात है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंस को हटा दिया। लाइसेंस हटाने की वजह से लोगों ने देखा भाई अब तो लाइसेंस लेना ही नहीं है, हम बिना लाइसेंस के भी काम कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट दे लाइसेंस चाहे ना दे, हम अपनी मर्जी से जाएंगे तो बिजनेस खोल सकते हैं, चाहे तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइसेंस हटा दिया। इसी वजह से बहुत सारी कंपनियां आने लगी मेक इंडिया प्लान के अंदर, उसको डेवलप करने लग गई इंडिया को। हाँ जी, शुरू करते हैं। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, यानी कि पुल बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, स्कूल्स बना दिए, ताकि जितने भी लेबर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो नई नई कंपनियों को अडेप्ट करने में। अगर कोई दिक्कत होती है तो वो स्कूल में जाके क्या बोलते हैं प्रोग्राम अटेंड करके और क्या बोलते हैं एजुकेशन ले सकते हैं और ट्रेनिंग करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर दिए। ठीक है जी, हाँ जी, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा करवा दिया, स्कूल, रोड, सड़कें, ये सब चीजें करवा दी अच्छी, ताकि कोई भी अगर बिजनेसमैन मान लो वो करता है, क्या बोलते हैं कोई बिजनेस करता है, तो फिर उसके लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए ताकि वो माल ले जा सकते, मार्केट सेटअप करवा दी ताकि मार्केट में बेच सके माल अपना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करवाया गवर्नमेंट ने। तीसरी चीज, न्यू सेक्टर्स, गवर्नमेंट ने नए नए सेक्टर्स खुलवाए। जैसे कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी चीज की तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहते हो तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जा सकते हो, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप अपने बैंक्स खोल सकते हो खुद के। तभी आप देखना होगा पहले बहुत सारे बैंक खुल गए थे, जैसे लेना बैंक, देना बैंक, और क्या देना बैंक नहीं है, लेना बैंक नहीं है, देना बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे बैंक अपने आप खुल चुके हैं। ठीक है जी, हाँ जी, आगे चलते हैं। न्यू माइंडसेट, गवर्नमेंट ने बोला माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करो, सैलरी की जगह पे यानी कि नौकरी करने की जगह पे किस पे ध्यान दो, एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दो, यानी लोगों को बिजनेस में बनाने पे ध्यान दो। आसान है, हाँ जी, तो नया माइंडसेट किया। तो ये 4 क्या थे, 4 पिलर्स थे, 4 स्तंभ थे किसके, मेक इन इंडिया प्लान के, ताकि मेक इन इंडिया प्लान मोटिवेट हो पाए।
आगे चालू करते हैं, प्रोग्रेस प्लान्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, समझिए क्या क्या हो रहा है ताकि इंडिया क्या हो सके, डेवलप हो सके। कैसे? एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे, जैसे कि मेक इन इंडिया प्लान बनाया गया, ये वाला प्लान, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को क्या हो, मोटिवेशन मिले। जैसे कि डिजिटल इंडिया, आपको पता है मोदी जी हाल ही में लेके आए थे क्या, डिजिटल इंडिया, जिसके अंदर पूरे इंडिया को क्या कराया जाएगा, डिजिटल किया जाएगा, यानी कि हर एक को क्या होता है, सस्ते में आपको वो मिल रहा था, क्या मिल रहा था, जियो सिम, और उसके बाद भीम पे लेके आए थे, फास्टैग लेके आए और यूपीआई ट्रांजैक्शन करवाया, है ना जी। हाँ जी, तो ये सब चीजें क्या करी, डिजिटल इंडिया बनाया गया, यानी कि इंडिया को डिजिटल बनाया गया ताकि जो इंटरप्रेन्योर हो उनको ज्यादा दिक्कत ना करनी पड़े पैसों के लेन देन में या फिर ट्रांजैक्शन करने में, सेकंडों में ट्रांजैक्शन हो जाए आपके, आराम ना। हाँ जी, तो पहले क्या होता था, हमें बैग वैग भर के, मान लो कोई जमीन खरीदनी है तो बैग वैग भर के पैसे लेके जाओ, तो जाओ के लेन देन करो, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता था उसमें, इसलिए लोग लेन देन करने से ज्यादा कतराते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, तुरंत गवर्नमेंट को सारा पता चल जाएगा, टैक्स वैक्स कितना कैलकुलेट करना है, आराम से हर चीज सिंपल वे में हो जाती है। किसकी वजह से? डिजिटल इंडिया की वजह से। आगे चलते हैं, जीएसटी जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2016 से, 1 अप्रैल 2016 से गवर्नमेंट लगा दिया जीएसटी, है ना। हाँ जी, अब इससे क्या फायदा हुआ, पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, तो फिर जो बिजनेसमैन थे वो डरते थे यार टैक्स से कि कौन सा टैक्स भराया जाए, वैट भरे, सर्विस टैक्स भरे, सीएसटी भरे, कस्टम ड्यूटी भरे, ये अलग अलग तरह के टैक्स लगे होते थे, तो हर किसी को झंझट आती थी, दिमाग खराब कर होता था, तो इसलिए वो बाहर नई नई अपॉर्चुनिटी खोजने से डरते थे, भाई अब इस पर पता नहीं कितना टैक्स लगेगा, इस पर पता नहीं कितना टैक्स लगेगा, सिंपल बात है ना। हाँ जी, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी लगाया। जीएसटी मतलब वन नेशन वन टैक्स। वैसे तो कहने की बात है कि जीएसटी भी वैसे 4 तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल बात में ये समझो कि जीएसटी लगा दिया, यानी कि पहले बहुत सारे टैक्स थे, उनसे तो अच्छा ही है ना। हाँ जी, तो जीएसटी लगा दिया, वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक ही टैक्स रहेगा जीएसटी, और आपको वही भरना है जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सिंपल वे में, सिंपल बात है ना। हाँ, तो सबके समझने के लिए आसान हो गया क्या, जीएसटी करना, तो इस वजह से आप वो टैक्स की झंझट लेते नहीं, क्योंकि टैक्स एक ही भरना पड़ेगा, आसान है। हाँ जी, आगे चलते हैं, मोदी गवर्नमेंट। और जब मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिखाया, किसको सपोर्ट दिखाया भाई, एंटरप्रेन्योर को, ताकि वो क्या कर पाए, बिजनेस कर पाए, अपने आप को डेवलप कर पाए। किस तरीके से? आईटी हब, इंडिया को बना दिया आईटी हब, इंडिया आईटी का हब बन चुका है ना जी। हाँ जी, तो आपको पता ही है पहले से। आगे चलते हैं, न्यू आइडिया सपोर्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने, ऐसी गवर्नमेंट थी जो नई आइडियाज को सपोर्ट कर रही थी, नए नए आइडियाज लेके आओ तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको और क्या होता है उस पर लोन दे सकते हैं, आप खाली आइडिया बताओ आपको लोन मिल जाएगा, है ना, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चालू कर सकते हो, है ना। तो ये सब काम किया था किसके अंदर, नए प्लान्स के अंदर, ताकि किसको मिल सके मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेशन मिल सके। आगे चलते हैं, एंटरप्रेन्योर, देखो मैंने बताया था एलपीजी पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी विदेशी कंपनी हमारे देश में आई, भाई मेरे को पता है, आशा है आपको एलपीजी पॉलिसी आती होगी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बस थोड़ा सा समझ लो। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज की जगह क्या कर दिया, ओपन इकोनॉमी, यानी कि विदेशों से भी अब हमारे देश में कंपनी आ सकती हैं और डेवलपमेंट कर सकती हैं, आसान है, अपना बिजनेस चला सकती हैं, अपने आप को डेवलप कर सकती है, ठीक है। हाँ जी, एक सेकंड भाई, कूड़े वाली गाड़ी आ रही है, तो पहले आवाज बंद कर दो इसकी। हाँ भाई, श्योर है, हाँ भाई शुरू करते हैं। अगला टॉपिक आता है एंटरप्रेन्योर्स एंड न्यू चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या था, पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज थी क्योंकि सारी चीजें किसने कंट्रोल करी थी, गवर्नमेंट ने। अब क्या कर दिया ग्लोबलाइजेशन के अंदर, गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी को क्लोज से ओपन कर दिया, यानी अब विदेशी कंपनियां भी आ सकती हैं हमारे देश में और वो भी डेवलपमेंट कर सकती हैं ताकि हमारे देश के लोगों को और ज्यादा जॉब मिले, ठीक है। अब इससे चैलेंजेस खड़े हो गए किसके आगे, एंटरप्रेन्योर्स के आगे, बिजनेसमैन के आगे, कि वो चैलेंजेस क्या थे वो समझिए ध्यान से। पहली चीज मोबिलिटी ऑफ जॉब्स, मोबिलिटी ऑफ जॉब्स, यानी जब विदेशी कंपनियां आ रही हैं तो चैलेंज क्या हुए कि विदेशी कंपनियां आएंगी, वो जो इनके हायर करे हुए जितने भी इंप्लॉयज थे वो सस्ते सस्ते दामों पे खुद उठा के ले जाएंगी, आसान है ना। तो इस वजह से इनके जो एम्प्लॉयज थे वो जा सकते थे, इनके एम्प्लॉयज जा सकते थे विदेशी कंपनियों के अंदर काम करने के लिए। तो इनको ये दिक्कत हो गई थी कि भाई मोबिलिटी ऑफ जॉब्स हो गई, यानी कि आप विदेश, हमारी जॉब जो है, लोगों की जॉब वो जा सकते हैं किसी और जॉब पे जा सकते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड नेशन, डेवलप जो नेशन है उनका डोमिनेंस हो सकता है, ये दिक्कत हो गई थी कि इसके सामने बिजनेसमैन के आगे, क्योंकि जो डेवलप है, मतलब जो डेवलप कंट्री है उनमें जो वो होते हैं बिजनेसमैन, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो डेवलप होते हैं पहले से ही, जैसे केएफसी बर्गर, मतलब केएफसी हो गया या फिर कोला कंपनी हो गई, तो वो बड़ी बड़ी कंपनी जब हमारे देश में आएगी तो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है ना उनको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगी पूरी तरीके से। तो एंटरप्रेन्योर्स को ये दिक्कत हो गई थी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या कर सकती है, डोमिनेंस कर सकती है, कब्जा कर सकती है उनके ऊपर, उनको खत्म कर सकती है। तो डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड नेशन। हाँ जी, आगे चलते हैं। थ्रेट टू कल्चर डाइवर्सिटी,
अगर आता है थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन तो कर दिया, तो मतलब विदेशी कंपनी आएंगी तो वो विदेशी सामान हमारे देश में बेचेंगी, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे देश में आ जाएगा और ज्यादा लोग अपनाने में लग जाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन हमारा जो देश है ना वो कभी हमारे देश के कल्चर को भूल के कभी वेस्टर्न कल्चर की तरफ ना बढ़ जाए ज्यादातर, तो ये दिक्कत वाली बात रह गई थी। तो ये एक चुनौती बन गई थी कि हमें अपने कल्चर को बचा के चलना है। तो थ्रेट टू चलते कल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है, वो कल्चर डाइवर्सिफाई होने का या फिर कल्चर चेंज होने का क्या होता है, खतरा बन गया था, थ्रेट बन गया था, ये चैलेंज हो गया था किसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन के अंदर। शुरू करते हैं अगले टॉपिक, एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या फायदा मिला ग्लोबलाइजेशन से, वो उसकी बात करते हैं। तो पहला एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन एडवांटेज। ग्लोबलाइजेशन का क्या मिला, एडवांटेज मिला, क्या विदेशी कंपनी आ गई है तो टेक्नोलॉजी भी विदेशी आ रही है, नई नई चीजें आ रही है हमारे देश के अंदर, तो इससे वजह से बिजनेस को क्या मिला, नई अपॉर्चुनिटी मिली कि नई टेक्नोलॉजी नई चीजों का इस्तेमाल कर पाए वो लोग। आगे चलते हैं, लोकल एडवांटेज। लोकल एडवांटेज मिला क्योंकि वो प्रमोट कर सकते हैं अपनी चीजों को लोकली भी, यानी कि वो जानते हैं, जैसे होता नहीं है स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ, तो लोग विदेशी चीजों की जगह हमारे देश की चीजें खरीदते हैं, सिर्फ 2 रुपए ज्यादा देने पड़े, तो उन्हें लोकल भी एडवांटेज मिला और ग्लोबली एडवांटेज मिला। ग्लोबल एडवांटेज जैसे कि हमें ना अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है तो हम विदेशों में जाके भी सामान बेच सकते हैं। तो एक कंपनी जैसे हल्दीराम जैसी कंपनी वो इंडिया में सेटअप तो है ही है, लेकिन अब वो विदेशों में जाके सेटअप कर सकती है अपना बिजनेस विदेशों में भी कर सकती है और वो इंडिया के अंदर भी कर सकती है। और अपने देश की कंपनी तो इंडिया में तो एडवांटेज है ही है, लेकिन विदेशों में बिक रही है तो वहां से भी प्रॉफिट वाला है, आसान है, वो भी एडवांटेज मिल गया। तो दोनों तरह के एडवांटेज आप उठा सकते हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंडिया में भी बेच सकते हैं सामान और विदेशों में भी। चल करते हैं पायरेसी, समझिए। अब जी विदेशी चीजें जो है वो अब जगह पे आने लगी, यानी विदेशी चीजें इंडिया में आ रही है और इंडिया की चीजें कहाँ पे जा रही है, विदेशी। तो पायरेसी का खतरा बढ़ गया धीरे धीरे, और पायरेसी का खतरा बढ़ने की वजह से हम लोग सचेत हो गए। ये एडवांटेज था भाई, पायरेसी का खतरा बढ़ने की वजह से हम सचेत हो गए और हमने क्या कर दिया, अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव कर दिया। तो हमारे देश की IT सेक्टर तभी डेवलप होगा भाई क्योंकि उसने क्या कर दिया, अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव किया, आसान है, पायरेसी के खतरे की वजह से। तो ये क्या हो गया, एक एडवांटेज बन गया हमारे लिए कि हमारे देश की सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो चुकी। आगे चलते हैं, स्पीड ऑफ एडेप्टेबिलिटी, यानी कि हमने अडेप्ट करने की जो स्पीड है, यानी विदेशी चीजों को अडेप्ट करने की, टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने की, नई नई चीजें कोई सिखा रहा है तो उसको अडेप्ट करने की स्पीड हमारी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। जैसे पहले क्या होता था, हम क्या होते हैं बोर्ड पे पढ़ रहे तो फिर ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब क्या हो गया, घर में बैठे बैठे हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और आराम से खत्म कर लेते हैं सारी चीजें। तो एक बार में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है मुश्किल से 30-40 मिनट की वीडियो के अंदर, है ना। तो अडेप्टेबिलिटी की स्पीड क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, यानी लोग बहुत तेजी से अडेप्ट कर रहे हैं नई नई चीजों को, नई नई टेक्नोलॉजी को। आगे चलते हैं, बात आती है डिसएडवांटेज की, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है, इससे हमारे देश में डिसएडवांटेज क्या हुए, दिक्कतें क्या हुई। पहली चीज इनइक्वालिटीज, क्या हो गया, इनइक्वालिटीज किस फॉर्म में, इनकम की फॉर्म में। जिसकी इनकम ज्यादा थी वो अमीर हो गया, जिसकी इनकम कम थी वो गरीब हो गया। तो जो विदेशी चीजें या फिर जो महंगी चीजें वो अमीर अडॉप्ट कर पा रहा है, लेकिन अब गरीब अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट सबको कंट्रोल नहीं कर सकती ना। हाँ, गवर्नमेंट ने किया, जो अमीर है जो ज्यादा पैसे कमा रहा है गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया ताकि उसकी इनकम क्या हो जाए, कम। जो गरीब है जो कम पैसे कमा रहा है गवर्नमेंट ने उसको क्या दी, सब्सिडी, ताकि उसकी इनकम क्या हो जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए, सब्सिडी, ताकि उसकी इनकम क्या हो जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए। लेकिन कहां तक गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, अमीर लोग बहुत तेजी से कमा रहे हैं पैसा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, विदेशी कंपनियां आ रही है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो इस वजह से इनइक्वालिटी बढ़ गई देश के अंदर, अमीर और गरीब हो गए, कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग क्या हो गए, गरीब। आगे चलते हैं, डोमिनेशन, क्या हो गया, डोमिनेशन। कुछ चीजें हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो डोमिनेट करके चल रही है पूरे सेक्टर को। जैसे अगर आप नाम लो, सर कभी ब्रश किया है, किससे किया है, कोलगेट से। हाँ जी, अब कोलगेट भाई दुनिया में अगर आप कहीं पे भी जाओगे ना तो उनसे, मतलब आप इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, उनको बोलो कोलगेट दे दो उठा के, तो वो एक ही ब्रांड जानते हैं, वो कोई भी उठा के दे देंगे, आसान है। हाँ जी, लेकिन अब अगर देखो लोग ना भूल गए हैं, लोग कोलगेट को याद रखते हैं, टूथपेस्ट को याद नहीं रखते। एक्चुअल नेम उसका टूथपेस्ट है, लेकिन कंपनी इतना डोमिनेट कर चुकी है उस चीज को, तो बार बार लोग कोलगेट बोलते हैं कि मैं वो कोलगेट दे दो। एक दिन हुआ था, मैं चला गया वहां पे, क्या बोलते हैं, पतंजलि के शोरूम में, मतलब पतंजलि वालों के पास, और उनसे बोला मेरे को एक कोलगेट दे दो। वो कहेंगे कोलगेट रखते नहीं। मैंने बोला कोलगेट नहीं रखते, अरे होता तो है, पतंजलि वालों ने वो कर रखा है, लॉन्च कर रखा है। तो कहेंगे पतंजलि कोलगेट नहीं रखते, हम दंतकांति रखते हैं। तो मैंने बोला हाँ दंतकांति, तो वो टूथपेस्ट होता है भाई, टूथपेस्ट जो होता है ना वो तो होता है कि कोलगेट होता है, ठीक है, लेकिन उसको बोलते क्या है, कोलगेट। मतलब कंपनी इतना माइंडसेट डेवलप कर देती है कि उसे क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं उसका ओरिजिनल क्या है और कंपनी के वैल्यू की चीज का नाम याद रखते हैं। जैसे मैगी, आप बोलते हो ना, आप दुकान पे जाके बोलते हो, नूडल्स नहीं बोलते आप लोग, आप क्या बोलते हो, yippee वाली मैगी दे दो या फिर मैगी वाली मैगी दे दो। मतलब मैगी ही याद रहता है, चाहे लेनी कौन सी हो, yippee वाली लेनी हो, है ना। हाँ जी, इस तरीके से तो मैगी वाला डोमिनेंस, ऐसे ही भाई डोमिनेट कर देती है कंपनियां, विदेशी कंपनियां। आगे चलते हैं, रिस्क फॉर फाइनेंशियल वीक कंट्री।
अब ये क्या हो गया, जो फाइनेंशियल वीक कंट्री है ना उसके लिए रिस्क बन गया, यानी कि जैसे मान लो इंडिया फाइनेंशियल वीक होता, उतने पैसे नहीं होते चीजों के लिए, तो विदेशी कंपनी हमारे देश में आई है, वो अच्छी चीजें लाई हैं, लेकिन हमारे देश उतना डेवलप कर नहीं पाया, तो इस वजह से हमारे देश की चीजें जो होंगी वो थोड़ी कम लेवल की होंगी, विदेशी चीजें क्या होंगी थोड़ी ज्यादा लेवल की होंगी, अच्छे लेवल की होंगी। जैसे MI के फोन, सैमसंग के फोन, एप्पल के फोन, ये विदेशी फोन है ना, तो इस वजह से वो विदेशी कंपनियां डेवलप कर चुकी है अपनी चीजों को, तो इंडिया में लाके बेच रही हैं वो लोग। लेकिन हमारे देश की जो कंपनी है क्या उतना कर पा रही काम, जैसे कि क्या नाम था उसका, लावा, ठीक है, और एक और कंपनी कौन सी है, एक और कंपनी अगर बोली जाए तो मोटोरोला, तो ये कंपनी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है बाकी कंपनियों की तुलना में। तो इस वजह से क्या हो गया, रिस्क फॉर फाइनेंशियल वीक कंट्रीज, ऐसी जो फाइनेंशियल वीक कंट्रीज है वो उतना डेवलप नहीं कर पाएंगी, जैसे कि विदेशी कंपनियों को क्या होगा, मतलब फायदा वो मिलेगा, और जो इंडिया की कंपनी है उनको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नुकसान मिलेगा। आसान है। अच्छा, ये क्या बन गया, डिसएडवांटेज बन गया ग्लोबलाइजेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो इंडिया के है। आसान, अगर वो छोटे लेवल पे है, तो बड़े लेवल पे होंगे तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर सेकंड नंबर का, ठीक है भाई, और यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आज के लिए बस नहीं, आज अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं इस चैप्टर के, तो भाई इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।